टैक्स। नॉर्मली जो टैक्स जिसको हम हिंदी में कर बोलते हैं, जो ये कर है, ये टैक्स है, बेसिकली क्या होता है? तो नॉर्मली जो टैक्स है वो एक्चुअली द अमाउंट विच इज टेकन बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पीपल ऑफ कंट्री। किसी भी देश से, उनके लोगों से अगर गवर्नमेंट जो भी पैसा लेता है, जो भी मनी लेता है, तो उसको हम टैक्स बोल सकते हैं। तो नॉर्मली टैक्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। हम यहाँ पे बात करें कि जो गवर्नमेंट हमसे जो भी पैसा लेता है, गवर्नमेंट takes the amount of money from our income or any other things, that is the काइंड ऑफ टैक्स ओनली। वही क्या है, एक तरह का टैक्स है। अच्छा, यहाँ पर हम टैक्स की जब बात करते हैं, क्या टैक्स गवर्नमेंट की ज़रूरत है? ऑफ कोर्स, बिना टैक्स के गवर्नमेंट कोई भी प्लान नहीं बना सकता, कोई भी स्कीम नहीं ला सकता, कोई भी योजना नहीं बना सकता, कोई भी किसी भी तरह का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं कर सकता। इन शॉर्ट, गवर्नमेंट नहीं चल सकता, और गवर्नमेंट नहीं चल सकता तो हमारा कंट्री या किसी भी कंट्री के जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनको चलाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स बहुत ज़रूरी है, और इससे जो है अलग अलग एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछता रहता है। जितने भी एग्ज़ाम है, एसएससी है या बैंकिंग है, यूपीएससी है, बीपीएससी है, एमपीएससी है, ऐसे एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछता ही है। तो हम समझते हैं कि ठीक है, टैक्स। अब देखो, टैक्स जो सिस्टम है, हम बात कर रहे हैं टैक्स सिस्टम की, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्स सिस्टम। 3 टाइप के टैक्स सिस्टम होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। सेकेंड, दैट इज कॉल्ड रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। And the last one, third, is the what? Proportional tax system. So there are 3 types of the tax system, depends on the country. अगर किसी भी कंट्री, मान लो कोई डेवलप्ड कंट्री है, अगर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, तो बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्री होता है वो एक्चुअली रिग्रेसिव टाइप के टैक्स सिस्टम यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं जो डेवलपिंग कंट्री है, जैसे इंडिया, इंडिया में क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, देखिए दीपांशु अभी आया है। ओके, सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्स सिस्टम्स। पहला हम बात करें प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। बेसिकली प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम जो है वो डेवलपिंग कंट्री में होता है। रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली इसमें डेवलप्ड कंट्री होता है। नॉर्मली मैं यहाँ नहीं बोला हूँ कि सारे डेवलप्ड कंट्री रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम ही फॉलो करता है, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ दी डेवलप्ड कंट्रीज, ज़्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज है, देखिए अभी आ रही है। ओके, तो मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज फॉलो द रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। तो पहले हम ये समझते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम और प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम होता क्या है। वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम मीन्स व्हाट? द परसेंटेज ऑफ टैक्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द इनकम। मतलब अगर इनकम इंक्रीज हो रहा है तो परसेंटेज ऑफ द टैक्स है वो भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो रिच पीपल है, इसका मतलब क्या है कि रिच पीपल है उसको ज़्यादा टैक्स, उसको ज़्यादा टैक्स बेयर करना पड़ेगा, तो मोर टैक्स बेयर करना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं पुअर पीपल है, तो पुअर पीपल को क्या होना, लेस टैक्स और नो टैक्स पे करना पड़ेगा। कैसे? जैसे हम लोग के कंट्री में इनकम टैक्स का जो स्लैब है, तो इनकम टैक्स के स्लैब में आप क्या देखते हो कि 0 से लेकर के 3 लाख तक का जो अगर इनकम आता है पर ईयर, तो उसका क्या है, नील, मतलब उससे टैक्स नहीं लेते हैं। द पीपल हु कम अंडर द इनकम ऑफ 0 to 3 लाख पर ईयर, तो उनसे टैक्स नहीं लिया जाता है क्योंकि वो पुअर है। आई बात समझ में? लेकिन जैसे ही अगर 3 लाख से ऊपर उसका इनकम होता है, 3 लाख टू 5 लाख, 3 लाख टू 5 लाख अगर इसका इनकम है, तो देखिए अभी ये लोग आ रहे हैं,
3 लाख टू 5 लाख अगर इनकम है तो उसका क्या है 5% लेता है। 3 लाख टू 7 लाख, सॉरी 3 लाख टू 7 लाख का जो इनकम ग्रुप पीपल है इंडिया में, उससे क्या हो रहा है 5% ले रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो 7 लाख है, 7 लाख टू 10 लाख, 7 लाख टू 10 लाख अगर इनकम है तो उससे कितना टैक्स लेता है 10% टैक्स लेता है। अगर हम बात करेंगे 10 लाख से, ओके 10 लाख टू 15 लाख अगर है, सॉरी 10 लाख से 12 लाख अगर है तो उसे 15% लेता है। अगर हम बात करेंगे 12 लाख टू 15 लाख है, उससे 20% लेता है। और अबव, ध्यान देना अबव, ये इंपॉर्टेंट है, अबव 20%, सॉरी 20 लाख, 20 लाख नहीं होगा यहाँ पे 15 लाख, 15 लाख से अगर ज़्यादा इनकम है उससे 30% टैक्स लेता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा इनकम इंक्रीज हो रहा है, 0 से लेकर के 3 लाख तक का अगर एनुअल इनकम है तो उनसे टैक्स, इनकम टैक्स नहीं लेते हैं। लेकिन 3 लाख से लेकर के 7 लाख तक अगर उसका एनुअल इनकम है तो उससे 5% लेता है। 7 लाख से लेकर के 10 लाख तक 10%, 10 लाख से 12 लाख तक जो है वो 15%। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि एक्चुअली जितना उसका इनकम इंक्रीज हो रहा है तो परसेंटेज ऑफ टैक्स भी इंक्रीज हो रहा है। तो सच काइंड ऑफ द टैक्स सिस्टम इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। ओके, तो इन सिंपल वर्ड वी कैन से with the increasing of the income the percentage of tax also increases। जो परसेंटेज ऑफ टैक्स है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर हम देखेंगे तो रिच को ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता है और पुअर को कम टैक्स भरना पड़ता है। सच काइंड ऑफ टैक्स सिस्टम इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। क्लियर? तो इंडिया में जो है बेसिकली वो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम फॉलो किया जाता है। इन इंडिया देयर इज प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। इन शॉर्ट अगर हम बात करेंगे तो रिच जो है वो रिच के लिए क्या है, एक तरह का रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन है, और पुअर के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। तो पुअर के लिए बेनिफिशियल है लेकिन रिच के लिए रेस्ट्रिक्शन है। रिच से जो है वो पैसा ज्यादा लेता है। आई बात समझ में? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम मीन्स व्हाट? विद द इंक्रीजिंग द इनकम पीपल हैव टू पे मोर टैक्स। जितना ज़्यादा आपका इनकम इंक्रीज होगा उतना ही ज़्यादा परसेंटेज ऑफ टैक्स आपको पे करना होगा। सो सच काइंड ऑफ दिस सिस्टम ऑफ टैक्स इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। आई होप समझ में आ गया होगा, राइट? क्लियर? गॉट इट? या मैं फिर से रिपीट करूं? हेलो, अच्छा चलिए मैं फिर से रिपीट करता हूं। एक काम करते हैं, से here we are talking about the tax system in the particular country। किसी भी देश में जो टैक्स सिस्टम होता है बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्स सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम ऑफ द टैक्स दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। प्रोग्रेस मीन्स व्हाट? विद द इंक्रीजिंग द इनकम द परसेंटेज ऑफ द टैक्स ऑल्सो इंक्रीजेज। अगर हम बात करते हैं रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, regressive tax system, it means with the increasing of the income percentage of tax decreases। यहाँ पे जो percentage of tax है वो decrease होता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे proportional tax system, proportional tax system। सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्स सिस्टम। आप ध्यान देना, वन बाय वन मैं बता रहा हूं आपको। फर्स्ट, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम बेसिकली होता क्या है? तो इन सिंपल वर्ड हम बोल सकते हैं इसको, द परसेंटेज ऑफ टैक्स इंक्रीजेज with
इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ पीपल। आई बात समझ में? ओके, परसेंटेज ऑफ टैक्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द इनकम। इन इंडिया देयर इज दिस सिस्टम। इंडिया में यही सिस्टम फॉलो करते हैं, भारत में यही सिस्टम फॉलो करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में जो इनकम टैक्स का स्लैब है, साइड में लिख लेना आप, मैं बात कर रहा हूँ स्लैब ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। तो बेसिकली इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में अगर जिसका इनकम 0 से लेकर के 3 लाख पर एनम है, तो 0 to 3 लाख रुपीज पर एनम अगर उसका इनकम है, सो ऐसे लोगों को टैक्स नहीं लगता है भारत में। देयर इज नो टैक्स फॉर द पीपल देयर अर्निंग इज लेस देन 3 लाख रुपीज। अगर 3 लाख रुपीज से अगर उसका कम अगर इनकम है, पूरे साल की बात कर रहा हूँ, एनुअल इनकम की बात कर रहा हूँ, तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ता है। इट मीन्स व्हाट, पुअर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जो स्पेशली मजदूर वर्ग के लोग हैं, लेबरर क्लास के लोग हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर हम बात करेंगे, अगर किसी का इनकम 3 लाख से लेकर के अगर 7 लाख तक है, तो 3 लाख से लेकर के 7 लाख इसको 5% ऑफ द इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। अगर हम बात करेंगे 7 लाख टू 10 लाख अगर इसका इनकम है पर एनम, देन दे हैव टू पे 10% ऑफ द टैक्स। अब हम बात करेंगे अगर 10 लाख से लेकर के 12 लाख तक का अगर इनकम है, तो उसको 15% पे करना पड़ता है। अगर उसको 12 लाख टू 15 लाख है, तो उसको एक्चुअली 20% पे करना पड़ता है। एंड मोर देन 15 लाख, अगर 15 लाख से अगर ज़्यादा इनकम है, 15 लाख से अगर ज़्यादा इनकम है, तो उसको 30% पे करना पड़ता है। तो ये स्लैब आप देख रहे हो, ये स्लैब में आप क्या देख रहे हो कि इनकम जितना बढ़ रहा है, परसेंटेज भी बढ़ रहा है। इनकम बढ़ रहा है मीन्स परसेंटेज भी बढ़ रहा है। इट मीन्स व्हाट, द परसेंटेज ऑफ टैक्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ पीपल। मीन्स this is not beneficial for the rich people, but this is very beneficial for the poor people। तो ये पुअर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, लेकिन रिच पीपल के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो सच काइंड ऑफ द टैक्स सिस्टम इज इम्पोज्ड इन इंडिया। और अगर हम बात करेंगे तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम बेसिकली डेवलपिंग कंट्री, जो भी इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री में ऐसे टैक्स सिस्टम को इम्पोज किया जाता है। क्लियर, समझ गए अभी? गुड। तो एक्चुअली इंडिया फॉलोज द प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, इवन चाइना फॉलोज द प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, बिकॉज इंडिया में अगर आप देखोगे तो 90% जो हमारा इंडिया का रिसोर्सेस है, उस पर 10% पीपल ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है। मीन्स 90% ऑफ द प्रॉपर्टीज और रिसोर्सेस ऑफ इंडिया आर कंट्रोल्ड बाय 10% पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया एक ऐसा देश है, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो अमीर है, लेकिन यहाँ गरीब लोग रहते हैं। हम बोल सकते हैं भारत एक अमीर देश है जहाँ गरीब लोग रहते हैं। आप ऐसा क्यों? तो आप देखो ना, 90% रिसोर्सेज को कंट्रोल 10% करता है, लेकिन अगर हम बात करेंगे 10% रिसोर्सेज पे जो है 90% पीपल डिपेंडेंट है। आइए बात समझ में, इससे क्या पता चल रहा है कि भारत जो है गरीब नहीं है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट और थर्ड रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू पीपीपी। पीपीपी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है। जीडीपी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, इंडिया 5th लार्जेस्ट है। इंडिया इज नॉट अ पुअर कंट्री। तो इंडिया इज नॉट अ पुअर कंट्री, वी कैन से इंडिया इज द रिच कंट्री वेयर पुअर पीपल लिव। तो इंडिया एक ऐसा देश है जो अमीर देश है जहां गरीब लोग रहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द परसेंटेज ऑफ पीपल इंडिया में क्या है, पुअर है। ओके, दैट्स वाई इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम मीन्स व्हाट, इनकम कम है आपका, परसेंटेज ऑफ टैक्स भी कम लगेगा। आई बात समझ में? तो एक्चुअली क्या है कि इंडिया के रिच लोगों से टैक्स वसूलते हैं सरकार, उनसे टैक्स कलेक्ट करते हैं। अब पुअर पीपल के लिए प्लान, स्कीम, योजना
इस तरह का जो है स्कीम वगैरह बनाते हैं ताकि पुअर पीपल को सही से कंट्रोल कर सके, सही से उसके वेलफेयर के लिए काम कर सके। तो दैट्स वाई इंडिया फॉलोज द प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। क्लियर? तो ये समझ में आ गया होगा, गुड। तो ये समझ में आ गया होगा कि इंडिया में कैसा टैक्स सिस्टम है, तो आप बोलेंगे प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। अब हम बात करते हैं, दूसरा है रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम तो जस्ट ऑपोजिट ऑफ द प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। इट मीन्स व्हाट? द परसेंटेज ऑफ टैक्स डिक्रीजेज with increasing the income of people। तो परसेंटेज ऑफ टैक्स डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ पीपल। तो इस तरह के टैक्स सिस्टम होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। अच्छा, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि एब्सोल्यूट जो मनी होता है, पैसा होता है, वो कम होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी का इनकम जो है, पुअर पीपल है, पुअर पर्सन ए, जिसका इनकम जो है मान लीजिए 10,000 है। कितना है? 10,000 है। अगर हम बात करेंगे रिच पर्सन है जिसका बी है, जिसका इनकम क्या है? 1 लाख रुपीज़ है, 1 लाख रुपीज़ है। अच्छा, ध्यान से देखना इसमें कि अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं, चले ठीक है, इससे 10% टैक्स लेता है और इससे सिर्फ और सिर्फ 5% टैक्स लेता है। इट मीन्स व्हाट? कि 10,000 का 10% कितना होगा? तो 10,000 का 10% मीन्स क्या? 1,000 रुपीज़ टैक्स देता है ये। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 1 लाख का 5% मीन्स व्हाट? 5,000 रुपीज़ जो है वो टैक्स पे करता है। स्टिल रिच ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है, लेकिन परसेंटेज जो है टैक्स का वो कम है, परसेंटेज जो है वो टैक्स का वो कम है। तो सच काइंड ऑफ द टैक्स सिस्टम इज कॉल्ड रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। आई बात समझ में? ओके तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, regressive tax system। regressive tax system means what? The percentage of the tax decreases with increasing the income of the people। तो अगर लोगों की इनकम बढ़ रही है लेकिन परसेंटेज जो है कम हो रहा है, स्टिल एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, वो एब्सोल्यूट अमाउंट जो है वो ज़्यादा पे कर रहा है। किससे? पुअर से। तो ये मत समझिए कि परसेंटेज को अगर डिक्रीज कर दिया तो उसका अमाउंट कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक दूसरी बात बोलेंगे, सर ऐसे सिस्टम फिर क्यों, ये रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम जो है वो कोई भी कंट्री क्यों इम्पोज करता है? तो बेसिकली ऐसे सिस्टम इसलिए इम्पोज करता है ताकि उस कंट्री के जो बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियली काम कर सके, वो अपने 100% स्टेमिना के साथ काम कर सके। आई बात समझ में? वो जितना ज़्यादा इनकम अर्न करेगा उतना कम परसेंटेज पे करना होगा। इट मीन्स व्हाट? उसको एक तरह से मोटिवेट करता है, वहाँ के गवर्नमेंट मोटिवेट करता है और ओवरऑल इकोनॉमी उस कंट्री का बढ़ता है। आई बात समझ में? सो दैट्स वाई रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम भी इम्पोज करते हैं। रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम इम्पोज करने का सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि उसको मोटिवेट करता है। किसको? बिजनेसमैन को और इंडस्ट्रियलिस्ट को, कि अगर आप ज़्यादा इनकम अर्न करेंगे, ज़्यादा इनकम आप लाएंगे तो आपको परसेंटेज ऑफ टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो ओनली फॉर द मोटिवेशन पीरियड बेसिकली, क्योंकि ऐसे कंट्री में, ऐसे देश में पुअर पीपल कम होता है, गरीब लोग कम होता है, तो हम बोल सकते हैं कि रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम जो है वो डेवलप्ड कंट्री, क्या जैसे स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड क्या है? डेवलप्ड कंट्री है। तो रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम जो है डेवलप्ड कंट्री में इम्पोज किया जाता है। दोनों क्लियर? प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव? ओके, good। Now third type of tax system, that is the proportional। proportional means what? There is no partiality between the people। यहाँ पे पार्शलिटी नहीं होता है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि रिच के साथ अच्छा हो रहा है और पुअर के साथ गलत हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पुअर के साथ अच्छा हो रहा है, रिच के साथ गलत हो रहा है। लेकिन प्रोपोर्शनल में क्या है? चाहे पुअर हो या रिच हो, गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए टैक्स सिस्टम जो है वो एक ही रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए किसी का इनकम अगर 10,000 है तब भी उसको 5% ही पे करना पड़ेगा, और किसी का इनकम अगर 1 लाख है फिर भी उसको 5% ही पे करना पड़ेगा। किसी का इनकम 1 करोड़ है फिर भी 5% ही पे करना पड़ेगा। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे पार्शलिटी नहीं है, यहाँ पे लोगों के बीच में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भेदभाव नहीं है।
आप गरीब है, अमीर है, सबको एक ही तरह का टैक्स स्लैब में रखा जाता है। तो सच काइंड ऑफ द टैक्स सिस्टम इज कॉल्ड व्हाट? प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। आई बात समझ में? क्लियर? ओके, तो वी हैव सीन हियर देर आर थ्री टैक्स सिस्टम्स। तो एक्चुअली इंडिया कौन सा सिस्टम फॉलो करता है? तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, बिकॉज इन इंडिया देर आर अ लॉट ऑफ पुअर पीपल। इंडिया में बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, इसलिए इस तरह का टैक्स सिस्टम। एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो इंडिया में हम लोग भी एक तरह से गरीब ही है। हम लोग भी एक्चुअली क्या है कि मिडिल क्लास बोल सकते हैं, वो भी लोअर मिडिल क्लास, जिसका भी अर्निंग अगर एनुअली 20 लाख से कम है या 15 लाख से कम है, तो समझ लीजिए मिडल लोअर मिडिल क्लास है हम लोग। एनीवे, तो टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। अच्छा, अभी एक प्रश्न जो मैं भी पढ़ाया हूँ उससे क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ टैक्स सिस्टम इज फाउंड इन इंडिया? बताइए, इंडिया में किस तरह के टैक्स सिस्टम को फॉलो करते हैं? हेलो दीपांशु, कृति, नेहा, नीरज, प्राजक्ता, श्रुति, बताइए। इनकम टैक्स। मैं बोला किस तरह का टैक्स सिस्टम, मैं बार बार रिपीट किया हूं। वेरी गुड, प्रोग्रेसिव टैक्स। मैं अभी तो बताया इंडिया में क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम जो है फॉलो करते हैं। याद रखना, इसको भूलना मत, ऐसे प्रश्न भी ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। तो इंडिया फॉलोज, और वी कैन फाइंड इंडिया, इन इंडिया देयर इज प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। इंडिया में क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। अगर मैं बोलूँगा कि स्विट्जरलैंड में कैसा टैक्स सिस्टम है, तो रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, या उसको हम रिग्रेसिव बोल सकते हैं या डिग्रेसिव भी बोल सकते हैं, एंड प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, अंडर दिस सिस्टम ऑफ टैक्सेशन द टैक्स रेट diminishes as the taxable amount increases. Which system are we talking about? Second question. Under this system of taxation the tax rate diminishes as the taxable amount increases. In which system? वेरी गुड, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। क्या बात है, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, गुड। चलिए अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि टैक्सेस आर द अमाउंट ऑफ मनी गवर्नमेंट इम्पोजेज ऑन एन इंडिविजुअल और कॉरपोरेट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सो एज टू जनरेट रिवेन्यू और टू कीप इन चेक एनी ब्लैक मनी एक्टिविटीज इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो मैंने बताया कि टैक्स इज द सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास जो रिवेन्यू आता है एक्चुअली उसका सोर्स है टैक्स। बेसिकली टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। क्या हुआ, कोई आ रहे जा रहे क्या? ऑफ द कंट्री। किसी भी देश के अगर सिटीजन्स है, उस सिटीजन्स पे क्या है, टैक्स को इम्पोज करते हैं। टैक्स का मेन मीनिंग क्या होता है कि द अमाउंट इज टू पेड to the government, or we can say the amount is imposed by the government to the people of India for collecting the revenue so that the government can make the plan or scheme for the पुअर पीपल और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुअर पीपल है, उनके लिए स्कीम, उनके लिए योजना, उनके लिए प्लान जो गवर्नमेंट बनाता है, विदाउट रेवेन्यू दे कैन नॉट मेक। तो उसको रेवेन्यू कलेक्ट करना होगा, एंड फॉर दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू इम्पोज द टैक्सेस ऑन द पीपल। तो इसलिए गवर्नमेंट को लोगों पे टैक्स इम्पोज करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स क्या है, इंडिविजुअल है। इनकम टैक्स क्या है, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल अर्निंग पे इम्पोज करते हैं। या कॉरपोरेट, जो कॉरपोरेट होता है, कंपनी होता है, तो कॉरपोरेट। अच्छा, यहाँ पे हम बात करेंगे, दो है, या तो डायरेक्टली भी या इनडायरेक्टली भी। इन शॉर्ट वी कैन से there are two types of tax: direct tax and indirect tax।
direct tax and indirect tax. Direct tax means what? The tax is imposed on the people and those people have to pay the government directly. It means what? कि अगर ऐसा टैक्स जिस पे इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड बेयरिंग ऑफ टैक्स बोथ बिलोंग टू दी सेम पीपल। अब मान लो कि सरकार जो है किसी इंडिविजुअल ए पे टैक्स इम्पोज किया है और ए जो है वो टैक्स को बेयर कर रहा है, जिस पे टैक्स इम्पोज किया है वही टैक्स बेयर कर रहा है, तो सच काइंड ऑफ द टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स लाइक इनकम टैक्स। अगर हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, द इंसिडेंस ऑफ टैक्स at the other level and the bearing of tax the other level. It means what? कि this kind of tax is shifted from one person to other person. अब देखो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। जैसे मान लो कि टैक्स इम्पोज किया ए पे लेकिन टैक्स बेयर कर रहा है बी। आप देख रहे हो टैक्स इम्पोज किया ए पे और टैक्स बेयर कर रहा है बी। इंसिडेंस ऑफ टैक्स ए पे हो रहा है, बेयरिंग ऑफ टैक्स बी पे हो रहा है। इट मीन्स वो डायरेक्टली बी को पे करना पड़ता है। तो सच काइंड ऑफ द टैक्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स लाइक जीएसटी। अब जीएसटी क्या है? जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि मैंने बताया था, आप लोग को याद होगा कि एक ये प्रोडक्ट है, सपोज दिस इज अ प्रोडक्ट, ये मार्कर है और इस मार्कर का जो फैक्टर कॉस्ट है वो कितना है? 15 रुपीज़ है। गवर्नमेंट बोलता है कि अगर इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना है तो इसमें हमारा भी प्रॉफिट होना चाहिए। तो गवर्नमेंट इस पर जो प्रॉफिट या जो टैक्स इम्पोज करता है, सपोज गवर्नमेंट ने इस पर 5 रुपीज़ ऐड कर दिया है एज अ टैक्स, तो आप देख सकते हो कि जो ये मैन्युफैक्चरर है, इस मार्कर का मैन्युफैक्चरर है, उस पर टैक्स इम्पोज किया है 5 रुपीज़, लेकिन बेयर कौन कर रहा है? 20 रुपीज़ बेयर कर रहा है कौन? कंज्यूमर। जो भी कस्टमर इसको खरीद रहा है, जो भी कस्टमर इसको कंज्यूम कर रहा है, जो भी कंज्यूमर है, तो उसको पे करना पड़ता है। तो आपने देखा कि टैक्स इम्पोज किया ए पे लेकिन बेयर कर रहा है बी। तो सच काइंड ऑफ द टैक्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? समझ गए डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स? ओके गुड। तो अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे टैक्स है, बिकॉज इंडिया हैज़ 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। भारत में अगर बात करेंगे तो भारत में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। एक आप जानते हो सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेकेंड इज द व्हाट? स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एंड थर्ड इज व्हाट? लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट अगर सिटी है तो म्यूनिसिपैलिटीज, जैसे मुंबई है तो म्यूनिसिपैलिटी होगा, और अगर विलेज है तो पंचायत। तो बेसिकली इन इंडिया देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल बॉडीज। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, द टैक्स इज इम्पोज, the tax is imposed by the central government is called central government tax. The tax is imposed by the state government, that is called state government tax. The tax is imposed by the local government, that is called what? Local government tax, और म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायती राज टैक्स। तो आप समझ में आ गया कि तीनों लेवल के गवर्नमेंट जो है वो टैक्स इम्पोज कर सकता है लोगों पे। ओके, तो पहले हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स। द टैक्स ऑन इनकम, custom duties, central excise and service tax are levied by the central government. So such kind of the tax is imposed or levied by the central government and even collected by the central government, then that kind of tax is called central government tax, like custom duty, central excise duty, सर्विस टैक्स। बेसिकली ये जो सर्विस टैक्स आप देख रहे हैं ना, ये मैं आगे बताऊंगा। एक होता है जीएसटी, मैंने बोला अभी आपको, तो सीजीएसटी। सीजीएसटी मीन्स व्हाट? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आई बात समझ में? तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर टैक्स इम्पोज करेगा तो हम बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स है। स्टेट गवर्नमेंट टैक्स, द स्टेट गवर्नमेंट लेवीज एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स। जो एग्रीकल्चर से जो इनकम होता है, ध्यान से देखना आप, अदर सोर्सेज से जो इनकम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स है, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से जो इनकम जनरेट होता है स्पेशली फार्मर्स को, तो उनसे जो टैक्स लेते हैं वो एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता है।
अभी वैट को हटा दिया है, वैट को जो है जीएसटी में ऐड कर दिया है, जीएसटी में इसको मर्ज कर दिया है। लेकिन पहले हर स्टेट का वैट होता था, क्या होता है, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। नॉर्मली ये इसको मर्ज करके अभी जीएसटी कर दिया है, डोंट वरी। तो एक्चुअली जो वैट होता है बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट टैक्स, सेल्स टैक्स, स्टैंप ड्यूटी टैक्स, स्टेट एक्साइज ड्यूटी टैक्स, लैंड रेवेन्यू, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन प्रोफेशंस, ये सब जितने भी टैक्स आप देख रहे हैं, ऑल दीज काइंड्स ऑफ टैक्स बिलोंग टू द स्टेट गवर्नमेंट। ओके ओके, क्लियर? कुछ डाउट तो नहीं है ना किसी को? नीरज? ओके, चलिए। तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स। नेक्स्ट है आपका लोकल गवर्नमेंट टैक्स। द लोकल बॉडीज हैव टू अथॉरिटी टू लेवी टैक्स। लेवी मीन्स व्हाट? इम्पोजिशन, मतलब वो इम्पोज कर रहा है और लागू कर रहा है प्रॉपर्टीज। ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय बेसिकली क्या होता है? ऑक्ट्रॉय मीन्स एंट्री टैक्स। ऑक्ट्रॉय मीन्स क्या होता है? एंट्री टैक्स। एग्जाम्पल के लिए सपोज आप देखते हो कि जैसे ही ये मुंबई है, सपोज दिस इज द एरिया ऑफ मुंबई, और कहीं से बाहर से भी अगर कोई गुड्स या कोई भी एंटर करता है या गुड्स आता है तो इस पर टैक्स देना पड़ता है, देन उसको एंट्री मिलता है। विदाउट एंट्री जो है इधर से कोई भी जो है वो ट्रक या कोई भी जो है ट्रांसपोर्टेशन नहीं जा सकता है, तो उसको जो टैक्स बेयर करना पड़ेगा। सच काइंड ऑफ द टैक्स इज कॉल्ड द व्हाट? एंट्री टैक्स और ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। एंड टैक्स फॉर द यूटिलिटीज लाइक वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, ऐसे भी यूटिलिटीज पे अगर जो टैक्स इम्पोज करता है बेसिकली वो म्यूनिसिपलिटीज करते हैं या पंचायती राज सिस्टम करते हैं, तो सच काइंड ऑफ द टैक्सेस बिलोंग टू द लोकल गवर्नमेंट, वेदर दैट इज म्यूनिसिपलिटी और पंचायत। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा, राइट? ओके, गुड। नाउ देन क्वेश्चंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह के टैक्स को इम्पोज नहीं करते? अभी बताया था आपको, याद कीजिए। विच काइंड ऑफ द टैक्स इज नॉट इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? इतना टाइम लोगे आप लोग? दीपांशु, कृति, नेहा, नीरज, प्राजक्ता, श्रुति, हरियब। अरे अभी मैंने बताया नहीं, एग्रीकल्चर से जो भी बेनिफिट्स होता है, जो भी इनकम होता है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेता है। तो एग्रीकल्चर, तो यहाँ बोला है नॉट इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या होगा? एग्रीकल्चरल टैक्स। ओके, बताया था ना भी, एग्रीकल्चरल टैक्स इज इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको इम्पोज करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इसमें से कौन कौन सा जो है वो रेवेन्यू का सोर्स है? प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज, सेल ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, लोन रिसीव्ड फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एंड एक्साइज ड्यूटीज। तो आप जानते हो एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक ऑफ कोर्स क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। सेल ऑफ नेशनल सेविंग, ये बात कर रहा है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो ये भी क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा। अब नेक्स्ट वन है प्रॉफिट फ्रॉम द पब्लिक एंटरप्राइजेज। पब्लिक एंटरप्राइजेज, पब्लिक एंटरप्राइजेज मीन्स व्हाट? जो भी इस जो गवर्नमेंट कंपनी है, हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो कंपनी है उसे हम क्या बोलते हैं? पब्लिक एंटरप्राइजेज। जैसे हम बात कर रहे हैं रेलवेज, क्या है? रेलवेज। जैसे हम बात कर रहे हैं हेल, जैसे हम बात कर रहे हैं, तो ये सब जितनी भी कंपनीज है, जैसे हम एल आई सी, ये सब क्या है? सब के सब क्या है? पब्लिक एंटरप्राइजेज है। तो ऑफ कोर्स इससे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही टैक्स लेता है। तो इन शॉर्ट ऑल ऑफ द अबव, राइट? ओके, तो ये सारे जो टैक्सेस है वो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है।
आई बात समझ में? यस और नो? कोई बोल नहीं रहे हो आप लोग आज? यस सर। एवरीवन, जो सर पूछ रहे हैं उसका आंसर दो, नहीं तो मैं एब्सेंट कर दूंगा आज। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो फिर कैसे मालूम पड़ेगा कि आप लोग को समझ में आ रहा सर है? नीरज को आ रहा है समझ में, बाकी लोग को, कृति को, दीपांशु को? सर समझा। गुड। ओके। प्राजक्ता भी रिप्लाई की है। वेरी गुड, ऐसे आप रिस्पॉन्स करेंगे तब ना मालूम पड़ेगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है। वेरी गुड, जहाँ पे भी डाउट होगा आप लोग ऑन द स्पॉट पूछ ले, क्योंकि ये टू वेज कम्युनिकेशन है ना। मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ तो आपको जवाब देना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइप्स ऑफ टैक्सेस। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ डायरेक्ट टैक्सेस। दो these taxes are levied directly on the person. These contributes major chunk of the total taxes collected in India. चलिए मैं यहाँ पे कुछ हिडन बातें बता रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो एक्चुअली 1992 के पहले, हम बात कर रहे हैं कि 1992 के पहले जो है वो डायरेक्ट टैक्स जो है वो इंडिया में कम होता था, लेकिन अभी करंटली डायरेक्ट टैक्स जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, दूसरी बात हम बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो एक्चुअली इसमें जो है वो टैक्स इवेडर हो सकता है, मतलब टैक्स इवेडिंग। टैक्स इवेडिंग का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होता है जो टैक्स पे नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मान लीजिए हमारा इनकम जो है वो क्या है 2 लाख रुपीज़ है, लेकिन मैं इनकम शो कर रहा हूँ कितना, 1 लाख रुपीज़। मैंने क्या किया कि 1 लाख रुपीज़ जो है ना वो क्या किया, उसको हम हाइड कर लिया। तो सच काइंड ऑफ द मनी इज कॉल्ड ब्लैक मनी। द मनी ऑन विच द पीपल डू नॉट पे द टैक्स इज कॉल्ड ब्लैक मनी। वैसा पैसा, वैसा मनी जिस पे पीपल गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देता है, तो उस तरह के पैसा को हम ब्लैक मनी बोलते हैं। तो एक्चुअली ब्लैक मनी जिसके पास होगा वो क्या है, टैक्स इवेडर है। टैक्स इवेडर मतलब वो टैक्स नहीं पे कर रहा है। तो इसमें डायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स इवेडिंग ज़्यादा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं होता है। आप ज़रा सोचो ना कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट से खरीदते हो तो ऑफकोर्स जो उसका रिटेल प्राइस है या जो भी प्राइस पे आप मार्केट में परचेज करते हो, तो चाहे अमीर हो या गरीब हो सबको पे करना पड़ता है। आई बात समझ में? तो डायरेक्ट टैक्स का जो प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स इवेडिंग बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंड थिंग्स, डायरेक्ट टैक्स का स्लैब डिफरेंट रेट पे होता है, पुअर के लिए बहुत ही कम और रिच के लिए बहुत ज़्यादा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स पे सब इक्वल है। जैसे हमारे कंट्री में इनडायरेक्ट टैक्स सपोज अब ये 20 रुपीज़ का है, अब 20 रुपीज़ का है तो मैं भी खरीदूंगा तो 20 रुपीज़ ही पे करना पड़ेगा, आप भी खरीदोगे तो 20 रुपीज़ ही पे करना पड़ेगा। कोई भी पर्सन चाहे वो रिच हो या पुअर हो, अगर इस मार्को को खरीदता है तो 20 रुपीज़ ही पे करता है। तो इट मीन्स व्हाट, गवर्नमेंट को 5 रुपीज़ जा रहा है, गवर्नमेंट को 5 रुपीज़ जा रहा है। इसमें क्या देख रहे हो कि इनडायरेक्ट टैक्स में रिच एंड पुअर दोनों के लिए इक्वल है, इक्वालिटी है। इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे रिच और पुअर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, पार्सलिटी नहीं है। तो इसमें टैक्स इवेडिंग ज़्यादा होगा, किसमें, डायरेक्ट टैक्स में। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आएगा, पहले है इनकम टैक्स। दिस इज अ टाइप ऑफ टैक्स लेविड ऑन द इंडिविजुअल्स हुज इनकम फॉल्स अंडर द टैक्सेबल कैटेगरी मोर देन 3 लाख पर एनम। मैंने अभी आपको बताया था इसका स्लैब, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। अगर जिसका टैक्स स्लैब में 0 से लेकर के 3 लाख रुपीज़ तक होगा तो उनको सिर्फ और सिर्फ, सॉरी, इनसे पैसा, इनसे टैक्स नहीं लेते हैं। अगर 3 लाख से लेकर के 7 लाख तक रहेगा तो इनसे 5% लेगा। अगर 7 लाख से लेकर के 10 लाख तक रहेगा तो इनसे 10% कलेक्ट करेगा। अगर 10 लाख से 12 लाख रहेगा तो 15%। अगर 12 to 15 लाख देन 20%। एंड मोर देन 15 लाख देन 30%। तो ये क्या है, इनकम टैक्स का स्लैब है। तो बेसिकली 3 lakhs पर एनम द इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज गवर्नड बाय CBT। CBT मीन्स व्हाट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स
एंड इज पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये जो है इनकम टैक्स का स्लैब है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए साइड से ये हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, अदरवाइज आप लोग लिख लिए हैं तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ओके डन, आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, दिस इज ऑल्सो द डायरेक्ट टैक्स। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स मीन्स व्हाट? अगर इंडिविजुअली किसी को पे करना होगा, जैसे मान लो जो सैलरीड बेस्ड पर्सन है, जो सैलरीड बेस्ड पर्सन है, अगर उनको जो टैक्स पे करना पड़ता है तो इंडिविजुअल इनकम टैक्स हो जाएगा, दैट इज द इनकम टैक्स। हियर द कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स मीन्स व्हाट? दिस इज इनकम जनरेटेड बाय द कॉर्पोरेट्स। आप बात करते जैसे मान लो कि ABC प्राइवेट लिमिटेड, अब ABC प्राइवेट लिमिटेड है, LTD प्राइवेट लिमिटेड है, ABC प्राइवेट लिमिटेड है। अब इसका जो इनकम होगा, ABC प्राइवेट लिमिटेड इज अ नेम ऑफ अ कंपनी और अ फैक्ट्री और अ इंडस्ट्री, एंड इसका जो इनकम होगा उसके इनकम पे जो टैक्स इम्पोज होगा, तो सच काइंड ऑफ द इनकम टैक्स इज कॉल्ड कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। अगर पर्सन से, पीपल से लेंगे, लोगों से लेंगे तो इनकम टैक्स, अगर कंपनी की इनकम से, कंपनी से लेंगे तो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। सो दिस इज द टैक्स लेविड ऑन द प्रॉफिट अ कॉर्पोरेट हाउस अर्न इन अ ईयर। इन इंडिया द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट इज अ टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम कंपनीज। तो ये कंपनी से, फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से, ऑर्गेनाइजेशन से, इन सब से टैक्स लेता है। ओके, क्लियर? Okay, good. Now, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, अब देखो यहाँ पे हम जब बात करें सिक्योरिटीज की, तो सिक्योरिटीज बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ध्यान से देखना। सिक्योरिटीज मे बी गोल्ड। अब गोल्ड क्या है? गोल्ड इज अ सिक्योरिटी। अगर हम बात करते हैं ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल क्या है? सिक्योरिटी है। हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट बिल, गवर्नमेंट बिल भी होता है जो हम आगे पढ़ाएंगे आपको। तो ये जो देख रहे हो ये सब के सब क्या है एक्चुअली, अगर इसको अगर ट्रांजैक्शन में लाता है, अगर इससे कोई बिजनेस डील करता है तो इस पर भी टैक्स इम्पोज होता है, इस पर भी टैक्स इम्पोज होता है। तो सच काइंड ऑफ द टैक्स इज कॉल्ड सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। सो इंट्रोड्यूस्ड इन 2004, SST इज लेविड, मीन्स सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इज लेविड ऑन द सेल एंड परचेजेज ऑफ इक्विटीज। अब इक्विटीज में शेयर भी हो सकता है, शेयर, डिवेंचर और एनी अदर सिक्योरिटीज। तो ट्रेजरी बिल, गोल्ड, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि रिलायंस एक कंपनी है, तो मैंने क्या किया है कि रिलायंस कंपनी में मैंने कुछ शेयर खरीदा, मैंने क्या किया, कुछ शेयर खरीदा, और मैंने किसी बी के हाथों इसको थोड़ा सा शेयर बेच दिया। तो अगर मैं बी के हाथों अगर हम शेयर बेच रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आई हैव टू पे द टैक्स। तो सच काइंड ऑफ द टैक्स इज कॉल्ड सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ओके, इट इज ऑल्सो द डायरेक्ट टैक्स। गॉट इट? समझ गए? ओके, गुड। तो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। Now banking cash transaction tax. A bank transaction tax is a tax levied on a debit and or credit entries on bank accounts. It can be automatically collected by the central counterparty in the clearing। और चलिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि मेरा एक SBI में अकाउंट है। अब SBI एक बैंक है और इसमें अकाउंट है। आप जरा सोचिए कि SBI के ATM में हमें लिमिट कर दिया, क्या कर दिया है, हमें लिमिट कर दिया है कि 5 ट्रांजैक्शन से ज़्यादा अगर आप करते हो एक मंथ के अंदर, मतलब 5 ट्रांजैक्शन मतलब 5 बार जो है आप विड्रॉ करते हैं, अगर 5वीं बार से अगर ज़्यादा आप विड्रॉ करते हैं तो ऑफकोर्स कुछ अमाउंट जो है हमारा डिडक्ट हो जाता है, कुछ अमाउंट हमसे ले लेता है। तो एक्चुअली ये क्या है, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स है, वो हमसे वो टैक्स ले लेता है। सेकेंड एग्जांपल, अगर मान लीजिए हम बात करते हैं कि हम पेटीएम यूज करते हैं। ज़रा सोचिए कि मैं पेटीएम यूज कर रहा हूँ। अब पेटीएम में मैंने रिचार्ज करवाया, आप लोगों ने किया भी होगा, देखा भी होगा
जब रिचार्ज करते हैं 180 रुपीज़ का रिचार्ज है, लेकिन आई हैव टू पे 182 रुपीज़। तो ये देखो 2 रुपीज़ क्या है, ट्रांजेक्शन टैक्स है। कैसा ट्रांजेक्शन टैक्स? तो बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स। आई बात समझ में? आप लोग भी पे करते होंगे कभी कभी, राइट? यस और नो? और भी बहुत सारे हैं, जैसे मान लो आप जाओगे डीडी बनाने के लिए, आप लोग जो है बनाते हो डीडी। जो डीडी बनता है मीन्स क्या है, ड्राफ्ट बनता है। हम लोग जो ड्राफ्ट बनाते हैं तो ड्राफ्ट में भी क्या है, हमें कुछ जैसे 1000 रुपीज़ का अगर ड्राफ्ट है तो ऑफकोर्स वी हैव टू पे एटलीस्ट 2 रुपीज़। तो ये 2 रुपीज़ जो आप पे कर रहे हो, ये क्या है? ये क्या है आपका? बेसिकली बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स। ओके, यस और नो? करते हो ना आप लोग? गुड। यस सर। चलिए, तो ये भी क्या है आपका डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्टली हमसे कट जाता है। नाउ कैपिटल गेन्स टैक्स, यो कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल, अब देखो, जैसे मान लो कि हमारे पेरेंट्स है या किसी के पास भी पेरेंट्स है। अब मान लो ए जो है वो एक्चुअली अपने प्रॉपर्टी वो बी को दे रहा है, या अपना लैंड जो है, ज़मीन जो है वो बी को दे रहा है। ज़रा सोचिए, लैंड क्या है? एक तरह का कैपिटल है। ए जो है वो बी को दे रहा है, तो आपको उस बी जो है जब रजिस्ट्री करवाता है तो उसको कुछ टैक्स पे करना पड़ता है। आई बात समझ में? तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी अगर किसी को ट्रांजेक्ट कर रहे हैं, उसको हम दे रहे हैं, देन जो लेने वाला है उसको टैक्स पे करना पड़ता है। तो सच काइंड ऑफ द टैक्स दी मीन्स व्हाट? कैपिटल गेन्स टैक्स। या अगर मान लो कहीं से भी किसी अदर कंट्री से आपके नाम से गिफ्ट आया है, देन ऑफ कोर्स यू हैव टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वो भी क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल गेन्स टैक्स। तो कैपिटल गेन्स टैक्स एज नेम सजेस्ट, it is tax on gain in capital. If you sell property, share, bonds, precious material like gold, diamond, and earn profit on it, then you are supposed to pay capital gains tax. अब इसमें क्या क्या होगा? प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स, हाउस टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स। समझ गए? तो ये सब जो टैक्स है हमें पे करना पड़ता है। तो सच काइंड ऑफ द टैक्सेस आर कैपिटल गेन्स टैक्स। ओके, got it? Okay, good. Now indirect tax, as I told you, the imposition of the tax or incidence of the tax is at other point, and the bearable of the tax is at other point. It means what? कि जिस पे टैक्स इम्पोज करते हैं वो बेयर ना करके कोई अदर पर्सन, कोई थर्ड पर्सन उस टैक्स को बेयर करते हैं। सच काइंड ऑफ द टैक्स इज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट is called indirect tax. Indirectly the government collects such kind of the tax from the people of India. सपोज वी आर दी कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोग गुड्स लेते हैं, सर्विसेज लेते हैं, तो बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज पे जो गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करता है, सच काइंड ऑफ द टैक्स मीन्स इम्पोज कहीं और किया, लेकिन बेयर कौन कर रहा है? जो भी गुड्स को परचेज कर रहा है या सर्विसेज का बेनिफिट्स ले रहा है, तो उनको टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर टैक्स का इम्पोजिशन कहीं और हुआ है लेकिन उसको बेयर कोई और कर रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा इनडायरेक्ट टैक्स। So you go to a supermarket to buy goods or to a restaurant to have a mouthful. There at a time of billing you often see yourself robbed by some more amount than what you enjoyed of. These extra amounts are indirect taxes which are collected by the intermediaries, and when government tax the income of the intermediaries, extra amount goes to the government's kitties. अगर हम एक सिंपल सी, इतना लंबा चौड़ा हम नहीं करते हैं, सिंपल सी एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आप लोगों ने A1 करियर एकेडमी में ज्वाइन किया। अब A1 करियर एकेडमी में आपने ज्वाइन किया तो आपको बताया होगा कि ये कोर्स का जो फीस है
जो भी अमाउंट होगा, मैं बात कर रहा हूँ सपोज 8000 इसका फीस है, और इस पे फिर सर्विस टैक्स भी क्या बोलता है, इस पे जीएसटी लगेगा, क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। आप देखो एक्चुअल अमाउंट क्या है, 8000 है, आप सर्विस कितने के ले रहे हैं, 8000 का सर्विस आप ले रहे हैं, इसका एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है एज और जीएसटी। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको जीएसटी पे करना पड़ रहा है, सो दिस इज दी व्हाट, इनडायरेक्ट टैक्स। आप लोग के साथ भी हुआ होगा, राइट, होता है, होता है ना। नीरज हुआ आपके साथ, नीरज के साथ नहीं हुआ है, अच्छा हुआ है, ठीक है चलिए। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स उसमें क्या क्या आता है आप देख लीजिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेल टैक्स, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, एज आई टोल्ड यू ऑक्ट्रॉय मीन्स व्हाट, एंट्री टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, टोल टैक्स, सर्विसेज टैक्स, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलिए हम एक एक करके बता रहे हैं। सेल टैक्स, सेल टैक्स क्या होता है, यू नो कि जो सेलिंग अमाउंट होता है, जैसे एग्जांपल के लिए कि अगर मैं मान लीजिए कि मैं कोई चीज़ से मैं कोर्स जो है 8000 रुपीज़ का कोर्स जो है वो A1 करियर अकेडमी सेल कर रहा है, तो इस पर जो टैक्स लग रहा है वो क्या है, सेल टैक्स है, जिसको अभी जीएसटी के अंडर ले आया, क्या, जीएसटी, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं वैट, वैल्यू एडेड टैक्स जो है, इसमें भी जीएसटी में आ गया है अभी हम। अच्छा ये वैट होता क्या है मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि पेट्रोल है, अच्छा मान लो कि पेट्रोल है, आपने अक्सर देखा होगा कि पेट्रोल का प्राइस जो है ना अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। अगर हम बात करेंगे पेट्रोल का प्राइस जो है वो दिल्ली में 98 रुपीज़, मुंबई में 100 रुपीज़, पुणे में सॉरी मुंबई में, पटना में जो है 17 रुपीज़, लखनऊ में जो है 110 रुपीज़। आपने देखा हो कि अलग अलग स्टेट में जो है ना वो पेट्रोल का प्राइस अलग अलग होता है, डिफरेंट क्यों, वाई, क्या कारण है कि ये पेट्रोल का प्राइस जो है अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है। बिकॉज जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये तो ये सिर्फ 90 रुपीज़ ही रखा है, क्या रखा है, 90 रुपीज़ रखा है। अच्छा 90 रुपीज़ के बाद जो एक्स्ट्रा टैक्स आप देख रहे हो कि स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज कर रहा है, तो अदर स्टेट गवर्नमेंट जिनको जो सही लगता है वो स्टेट गवर्नमेंट उस पर टैक्स इम्पोज करके जो है वो पीपल से कलेक्ट कर रहा है। क्योंकि जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम पे अभी तक जीएसटी लागू नहीं हुआ है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे अभी तक जीएसटी लागू नहीं है, तो आप इसीलिए देखते हो कि ये जो प्राइसेस है इसमें डिफरेंस होता है अलग अलग स्टेट में। तो इस तरह के टैक्स को हम वैट बोलते हैं या वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है कस्टम ड्यूटी। व्हाट इज कस्टम ड्यूटी, बेसिकली वेन एवर वी इम्पोर्ट सम प्रोडक्ट फ्रॉम दी आउटसाइडर कंट्री, अगर हम बाहर के कंट्री से अगर हम कोई भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर के देश से अगर हम कोई प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इस पर जो टैक्स इम्पोज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी। ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय फिर क्या हो जाएगा, तो देखो अगर कंट्री ए से कंट्री बी में अगर प्रोडक्ट आया इंपोर्ट हुआ तो टैक्स जो होगा वो कस्टम ड्यूटी। लेकिन अभी कंट्री बी में भी बहुत सारे पार्ट है, कंट्री बी में मान लो कि एक स्टेट है बी वन एक स्टेट है, अब मान लो कि B2 स्टेट से B1 स्टेट में जो है प्रोडक्ट आया है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट एंट्री टैक्स इम्पोज कर देता है, तो दैट इज द व्हाट, एंट्री टैक्स और ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी इज द टैक्स ऑन द फिनिश्ड गुड्स बाय द मैन्युफैक्चरर। अब मान लो ABC कंपनी है, अब ABC कंपनी ने क्या है, एक गुड्स जो है वो कोई भी गुड्स, जैसे मैं मान कर रहा हूँ कि सिम कार्ड बनाया, अब सिम कार्ड क्या है, एक गुड्स है, आप देखो ये सिम कार्ड पे जो है एक्साइज ड्यूटी ऐड कर दिया, तो एक्साइज ड्यूटी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी समटाइम्स क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, वी आर सेलिब्रेटिंग दिवाली एवरी ईयर, तो हम लोग जब दिवाली सेलिब्रेट करते हैं आपने देखा होगा अक्सर, तो हमारे मार्केट में क्या है कि जितने भी लाइट्स है, बेसिकली जितने भी लाइट्स है या लाइटिंग एप्लियंस है वो ऑलमोस्ट चाइना का रहता है, मेड इन चाइना ऐसा रहता है।
तो चाइना क्या करता है कि ऐसे प्रोडक्ट बनाता है, इस तरह का प्रोडक्ट बनाता है जो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में वो क्या करता है, डंप कर देता है। मतलब कि जितना रिक्वायरमेंट है, जितना डिमांड है, डिमांड से ज़्यादा वो सप्लाई कर देता है। तो अगर डिमांड से ज़्यादा सप्लाई कर लेगा, इन शॉर्ट चाइना ऐसे प्रोडक्ट बनाता है जो उनके कंट्री में कंज्यूम ना हो करके इंडिया में कंज्यूम हो रहा है, बिकॉज इंडियन सेलिब्रेट दिवाली, चाइनीज डू नॉट सेलिब्रेट दिवाली। सो दैट्स वाई अगर वो डंप कर रहा है अपने प्रोडक्ट को इंडिया के अंदर, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगा, उसको रोकने के लिए, उसके प्रोडक्ट को कम करने के लिए, ताकि इंडियन प्रोडक्ट जो है या इंडियन गुड्स जो है या इंडियन जो मैन्युफैक्चरर है उनको नुकसान ना हो, लॉस ना हो, इसीलिए कंपटीशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट जो है इंडिया का, वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी एक्स्ट्रा, इससे क्या उसका प्राइस बढ़ जाता है, उसका प्राइस बढ़ जाएगा, जिससे प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इंडियन प्रोडक्ट के कंपेयर में ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा या उससे हाई रहेगा। आई बात समझ में? तो सच काइंड ऑफ द ड्यूटी इज कॉल्ड एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटरटेनमेंट टैक्स लाइक गैम्बलिंग टैक्स, जो गैम्बल होता है या एंटरटेनमेंट का टैक्स है उस पर लगता है। टोल टैक्स तो आप लोग देखे ही होंगे, टोल टैक्स, रोड पे टोल टैक्स देना पड़ता है। सर्विस टैक्स यू आर पेइंग इन होटल रेस्टोरेंट। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जितने भी टैक्सेस आप देख रहे हो, ऑल दी टैक्सेस आर दी इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर? आई बात समझ में? तो अभी हम लोग वन बाय वन देखते हैं, डोंट वरी, ये मैं सिर्फ वैसे हेडलाइंस दिया हो, अब देखते हैं हम वन बाय वन। देखो फर्स्ट सेल टैक्स। सेल टैक्स चार्ज ऑन दी सेल्स ऑफ मूवेबल गुड। तो जो भी गुड्स मूव होता है, मूवेबल गुड है, उस पर जो टैक्स चार्ज होता है, सेल टैक्स। इट मीन्स व्हाट? सेल टैक्स जो है बेसिकली, अब लैंड लो, अब लैंड क्या मूवेबल नहीं है, लैंड जो है वो मूव नहीं हो सकता है, तो इस पर सेल टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते जो मूवेबल गुड्स है। मीन्स व्हाट? जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मुंबई में बनता है, ओके, अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन मुंबई, बट वो प्रोडक्ट्स को पूरे कंट्री या बहुत जगह पे हम उसको सेल करते हैं, तो जहाँ भी सेल करते हैं उस पर सेल टैक्स इम्पोज किया जाता है। आई बात समझ में? तो इसे हम बोलते हैं क्या? सेल टैक्स। ये हमेशा मूवेबल या मोटाइल गुड्स पे इम्पोज करते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। व्हेन वी पे एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्राइस फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज वी कंज्यूम और बाय, that extra amount of money is called as VAT or value added tax. This tax is about to be replaced by goods and services tax. अब देखो मैंने क्या बताया कि जो पेट्रोल का प्राइस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखा 90 रुपीज़। कितना रखा? 90 रुपीज़। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर ऑलरेडी टैक्स इम्पोज कर चुका है, टैक्स उस पर ऐड कर दिया है। लेकिन अब ये पेट्रोल अगर आ रहा है बिहार में, ज़रा सोचो, तो यही प्राइस कितना हो जाता है? 110 रुपीज़। इसका मतलब क्या देखे आपने कि स्टेट गवर्नमेंट भी जो है वो 10 रुपीज़ जो है इस पर ऐड कर दिया, 10 रुपीज़ जो है इस पर ऐड कर दिया, मतलब एक्स्ट्रा रुपीज़ ऐड कर दिया। अगर यही महाराष्ट्र में जाता है तो 98 रुपीज़ हो रहा है, मीन्स क्या? 8 रुपीज़ जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया स्टेट गवर्नमेंट। दिस इज व्हाट? दिस इज वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। तो अभी तक जो पेट्रोल है उस पर वैट ही लग रहा है, पेट्रोल पे अभी तक वैट लग रहा है, पेट्रोल पे भी, मेडिसिन पे भी, इवन जो हमारा डोमेस्टिक क्लीनर्स होता है जैसे हार्पिक वगैरह, उस सब पे भी क्या है, अभी तक जो है वो वैट ही लग रहा है। तो यह है वैल्यू एडेड टैक्स। नेक्स्ट, कस्टम ड्यूटीज। कस्टम ड्यूटी इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन गुड्स इम्पोर्टेड इनटू इंडिया एज वेल एज ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं उस पर जो टैक्स इम्पोज करते हैं उसे हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटीज। इन इंडिया द बेसिक लॉ फॉर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ द कस्टम ड्यूटी इज कस्टम्स एक्ट 1962। कस्टम एक्ट 1962 के बेसिस पे जो है कस्टम ड्यूटी टैक्स इम्पोज करते हैं। इट प्रोवाइड्स फॉर लेवी एंड कलेक्शंस ऑफ ड्यूटी ऑन द इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ द गुड्स। तो मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूं, राइट? क्लियर ना? यस और नो? ओके नीरज, गुड। ओके, तो कस्टम ड्यूटी
Now, next one is custom duty and octroi. As I told you, octroi means entry tax. So basically, custom duty is a type of indirect tax charged on goods imported into India. One has to pay this duty on goods that are imported from a foreign country into India. Octroi is tax applicable on goods entering from one state to another for the consumption or sale. मैं आपको ये पहले ही बता चुका था, शायद से आप लोग को याद होगा। अभी मैंने बताया था कि मान लो दो कंट्री है, कंट्री ए, कंट्री बी। अब कंट्री ए से अगर कोई गुड्स आ रहा है बी कंट्री में, तो इस पर जो टैक्स इम्पोज होगा वो क्या होगा? कस्टम ड्यूटी। क्या होगा? कस्टम ड्यूटी होगा। लेकिन आप जरा सोचो कि बी के भी बहुत सारे पार्ट हैं, मतलब B1, B2, ये बहुत सारे अलग अलग स्टेट है, B3 अलग अलग स्टेट है। अब यही प्रोडक्ट जो है B1 के अंदर जाएगा, B2 के या B3 के, तो वो भी उस पर टैक्स इम्पोज करेगा। तो सच काइंड ऑफ द टैक्स इज कॉल्ड ऑक्ट्रॉय। आइए बात समझ में। तो ऑक्ट्रॉय इज ऑल्सो एन एंट्री टैक्स। क्लियर ना? तो ऑक्ट्रॉय भी समझ में आ गया आपको, कस्टम ड्यूटी भी समझ में आ गया। अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर अगर जो गुड्स एंटर कर रहा है या इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, उस पर जो टैक्स इम्पोज होगा, सो दैट इज दी वर्ड कस्टम ड्यूटी। लेकिन अगर मान लो कि उस कंट्री में बहुत सारे ऐसे प्रोविंसेस है, बहुत सारे स्टेट्स है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स है, बहुत सारे म्यूनिसिपलिटीज़ है, बहुत सारे पंचायत है, अगर वहाँ पे उस पर एक्स्ट्रा टैक्स जो इम्पोज करता है, सो दैट इज द ऑक्ट्रॉय टैक्स। क्लियर ना? ओके ओके गुड। जैसे आप सोचो ना, मान लो हम बात करते हैं दुबई की बात करें, चलो ठीक है, दुबई है। अब दुबई से मान लीजिए आपने गोल्ड इंपोर्ट किया इंडिया में। तो आपने इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट किया, एक्चुअली यहाँ पे इसका प्राइस जो था गोल्ड का, वो मान लीजिए कि आपका 1 तोला आपने सोना खरीदा, तो मान लीजिए क्या है 30,000 का पड़ा आपको। कितने का? 30,000 का। लेकिन जैसे ही इंडिया में आया, उस पर टैक्स इतना इम्पोज कर दिया कि आपका जो है प्राइस जो है अब हो गया 50,000। कितना हो गया? 50,000। और जैसे ही महाराष्ट्र में एंटर करता है, तो इस पर 1,000 और ऐड कर दिया। कितना हो गया? 51,000। आप समझ में आ गया कि एक्चुअली आप देखते हो कि 1,000 कौन लिया? महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो ये जो 1,000 जो अमाउंट है, ये है ऑक्ट्रॉय, ये है ऑक्ट्रॉय। ये जो 5,000 अमाउंट है, ये है आपका कस्टम ड्यूटी। और 30,000 रुपीज़ जो है वो उसका एक्चुअल प्राइस है। तो ऑक्ट्रॉय समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लेविड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन? एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, तो अभी मैंने बताया था। चलिए मैं थोड़ा इसको हम क्लैरिफाई कर देते हैं, समझ जाएंगे। देखिए ये जो वैट है, ध्यान से देखना, बेसिकली ये जो वैट है, अब वैट के हर स्टेज पे नाम ही है वैल्यू एडेड टैक्स। ध्यान से सुनना, वैल्यू एडेड टैक्स। अच्छा ये होता कैसे है समझिए। सपोज आपने क्या क्या कि 1 केजी वीट खरीदे। क्या 1 केजी आपने मार्केट से मान लीजिए गेहूँ खरीदे, वीट खरीदे। कितने में दिया आपको 1 केजी वीट? 20 रुपीज़ में दिए। आप देख सकते हो कि आपको मिला है 20 रुपये, जबकि उस पर टैक्स ले लिया होगा ऑलरेडी, तब आपको मिला है 20 रुपया। मतलब एक बार तो आप यहाँ पर टैक्स पे कर चुके हैं। अब ज़रा सोचो कि जैसे ही ये इसको हम क्या किए? ग्राइंड किए, इसको हम फ्लोर में कन्वर्ट किए, इसको हम पिसवाए। तो इसको जैसे ग्राइंडिंग करवाए मशीन में, तो जो मशीन में है वो भी टैक्स इस पर इम्पोज कर लिया है उसका जो। तो ये बन गया अब 30 रुपीज़, क्योंकि 8 रुपीज़ जो है वो आपसे इसके ग्राइंडिंग करने के लिए, और 2 रुपीज़ जो है वो इंटरमीडिएटरीज कॉस्ट है वो ले लिया। मतलब आपका अभी प्राइस हो गया कितना? ये फ्लोर है, ये क्या है? वीट है। अब फ्लोर का प्राइस हो गया, आप देख सकते हो कितना? 30 रुपीज़। अब ज़रा सोचिए, ठीक है, 1 स्टेप और बढ़ते हैं। अब 1 केजी जो अभी फ्लोर है, अब मान लीजिए इसमें कितना, मान लीजिए कि 20 चपाती बना है।
20 चपाती बना है, अगर हम इसको 5 रुपीज़ के भी रेट से देखते हैं तो अराउंड 100 रुपीज़ हो गया। कितना हो गया? 100 रुपीज़ हो गया। अच्छा, इसमें भी जो सर्व करता है, जो होटल से बनता है, वो भी टैक्स इम्पोज करता है, या सेल टैक्स बोल सकते हैं, या जो भी सर्विस टैक्स बोल सकते हैं। तो सर्विस टैक्स इस पे जो इम्पोज करके ये 100 रुपीज़ कर लिया है। मतलब आपने यहाँ भी टैक्स पे किया, आपने यहाँ भी टैक्स इम्पोज किया, मतलब पे किया, और आपने यहाँ भी टैक्स पे किया। आप देख रहे हो ना, जिस तरह से किसी प्रोडक्ट का वैल्यू ऐड हो रहा है, यू आर पेइंग टैक्स एवरीवेयर, एवरी स्टेज। आप हर स्टेज पे टैक्स पे कर रहे हो। तो इस तरह का जो इफेक्ट है, दिस काइंड ऑफ द इफेक्ट इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। इसे क्या बोलते हैं? कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ द टैक्स। आई बात समझ में? तो नॉर्मली विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लेविड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन? क्या होगा आंसर? वैट। ओके, गॉट इट? ओके, तो नॉर्मली वैट, ध्यान से सुनना, वैट हर स्टेज पे जो लोगों को टैक्स पे करना पड़ता था। इसी कैस्केडिंग इफेक्ट को, कैस्केडिंग को ब्रेक डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने लाया जीएसटी। क्या लाया? जीएसटी लाया। लेकिन जीएसटी भी अभी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पे अभी जीएसटी इम्पोज नहीं किया गया है, लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोल पे अभी भी वैट लगता है, अभी तक उस पर जीएसटी इम्पोज नहीं किया है। लाइक मैंने बताया आपको कि जो भी बाथरूम या टूथपेस्ट वगैरह होता है, जो भी क्लीनर्स होता है, हाउस क्लीनर्स का जो मेडिसिन वगैरह जो है, इस सब पे भी अभी वैट ही लग रहा है, इस सब पे अभी जीएसटी इम्पोज नहीं हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? सेकेंड क्वेश्चन, आंसर बताइए। Which of the following is a form of indirect tax? Sale tax. दीपांशु बोल रहे हैं सेल टैक्स, गुड। बाकी लोग? नेहा क्या हुआ, आज बोलने रही हैं आप? नेहा, आर यू देयर? कृति? Yes, sir. कौन सा टैक्स हो बेटा? बताइए कौन सा टैक्स होगा? नेहा, सेल टैक्स। अरे अभी तो इतना बताया, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स सब डायरेक्ट टैक्स है। सेल टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। करेक्ट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर अबोलिश्ड बाय द गुड्स एंड सर्विसेज? अभी मैं कितने बार रिपीट कर चुका हूं, ये बताइए। देखो, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज, मैं चलिए इसको थोड़ा सा और हिंट दे रहा हूं, मैं क्लू दे रहा हूं, क्लू से आप लोग पकड़ लेंगे। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स है। अब आप आंसर दे सकते हो, जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। वैट। तो वेरी गुड। प्रॉपर्टी टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। कॉर्पोरेशन टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। वैट क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। मैंने बताया कि जो वैट है वो जीएसटी में इंक्लूड हो गया है, लेकिन क्योंकि वैट में क्या है? कैस्केडिंग। अभी बताया था कि जो वैट है उसमें क्या है? कैस्केडिंग इफेक्ट है। तो ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट है, इसी को ब्रेक डाउन करने के लिए तो जीएसटी लाया गया है। अभी तो मैं आपको बताया,
हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ प्रोडक्ट अभी तक जो है वो वैट पे ही चल रहा है, जैसे पेट्रोलियम। लेकिन मैंने क्या बताया कि वैट में जो कैस्केडिंग इफेक्ट था, उसी कैस्केडिंग इफेक्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए जो है ना वो जीएसटी लाया गया। चलिए नेक्स्ट है, इफ टाटा इंपोर्ट्स अ प्रोडक्ट फ्रॉम अब्रॉड देन विच काइंड ऑफ टैक्स वुड बी लेविड ऑन इट। इसमें किस तरह के टैक्स इम्पोज किया जा सकता है, बताइए। दीपांशु सेज कस्टम ड्यूटीज, कृति अमीन बी, वेरी गुड। तो ऑफकोर्स इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स पे क्या होता है, कस्टम ड्यूटीज। चलिए नेक्स्ट, विच मॉडल ऑफ जीएसटी हैज बीन चूजन बाय इंडिया। इंडिया जो है वो किस तरह के जीएसटी मॉडल को इम्पोज किया है। तो चलिए ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए समझिए कि यूएसए जो है, बेसिकली हम बात करें अमेरिका की, अमेरिका क्या है, टोटली फेडरल कंट्री है। टोटली फेडरल कंट्री, फेडरलिज्म का मतलब होता है द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब फेडरलिज्म का मतलब ही होता है डिवीजन ऑफ पावर, डीओपी, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट्स गवर्नमेंट। तो यूएसए, अमेरिका इज द टोटली फेडरल कंट्री। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया क्या है, क्वासी फेडरल कंट्री। अच्छा, क्वासी फेडरल मीन्स व्हाट, कि इंडिया जो है बेसिकली यूनिटरी भी है कुछ मैनर में, एंड इंडिया जो है वो फेडरल भी है। ये हम लोग देखेंगे पॉलिटी के लेक्चर में, डोंट वरी। तो एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है क्वासी फेडरलिज्म, वो लिया गया है कनाडा से। कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। तो कनाडा से लिया गया है, तो दैट्स वाई इंडिया इज अ क्वासी फेडरल कंट्री। तो ऑफ कोर्स क्योंकि इंडिया में जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास उतना पावर नहीं है जितना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। यूएसए में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अल्टीमेट पावर है इन द इंटरनल मैटर, एक्सटर्नल मैटर में सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट होता है। तो इंडिया में जो है एक्चुअली कनाडा का जो जीएसटी सिस्टम है वो इम्पोज किया गया है। ओके, कनाडा में जो जीएसटी सिस्टम है वो इम्पोज किया गया है, तो इसका आंसर कनाडा होगा। नेक्स्ट है, द जीएसटी काउंसिल हैज डिसाइडेड अ 4 टायर स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेशन टू कवर मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ग्रुप ऑफ देयर 4 टायर्स। हम बात कर रहे हैं जीएसटी की। तो बेसिकली जो जीएसटी है, जीएसटी का जो इंडिया में स्लैब है वो एक तो 5% का है, तो 5% तीनों में दिया है, नो डाउट। सेकेंड जो स्लैब है वो 12% का है, तो यहाँ पे 10% ये कैंसिल हो जाएगा, 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, ये 13 भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, थर्ड जो स्लैब है 18% का है, तो 18% का तो ये तो कैंसिल होगा ही, ये भी 18 है, ये और ये मतलब ये पहले ही कैंसिल हो गया था, ठीक है। ओके, और जो थर्ड स्लैब है वो 28% का है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो 5%, 12%, 18% एंड 28%। चलिए बता रहा हूँ कैसे। अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी जैसे हम अब अगर हम राइस खरीदते हैं, राइस या अगर हम पल्स जो है अगर हम खरीदते हैं, तो इस पे जो है नो जीएसटी, ध्यान देगा, नो जीएसटी। मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो पुअर भी खरीदते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो गरीब लोग भी खरीदते हैं, पुअर भी खरीदते हैं, जो हमारा नेसेसिटीज़ है, जो हमारा नीड्स है, ऐसे प्रोडक्ट पे, और ओवरऑल इंडियन ऑलमोस्ट पीपल खरीद रहे हैं, तो इस तरह के प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगता है, नो जीएसटी। अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अगर यही राइस, यही जो पल्स है वो पैकेट में आ गया, किस में आ गया, पैकेट्स में आ गया है, मतलब पैकेट्स में आ गया है, मीन्स वह थोड़ा रिच पीपल होगा तभी पैकेट्स वाला खरीदेगा ना, आई बात, तब महंगा वाला खरीदेगा। तो एक्चुअली अगर पैकेट्स राइस है या पल्स है, या हम बात करें वेपर है या चिप्स है, तो अगर कोई भी पैकेट्स एडिबल आइटम है, खाने वाली चीज़ है, एडिबल आइटम्स है, तो उस पर बेसिकली क्या 5% जीएसटी लगता है, याद रखना।
कोई भी पैकेट्स एडिबल आइटम्स जिसको हम खा सकते हैं तो उस पर 5%, जैसे हम बात करें मिल्क, अब मिल्क किस में आता है, पैकेट्स में आता है, तो इस पर क्या है 5% टैक्स इम्पोज करते हैं। अब हम ओके, इसके बाद आता है 12%। देखो 12% जो है ये एक्चुअली ऐसे प्रोडक्ट्स जो बेसिकली इक्विपमेंट्स हो, जैसे मशीन की बात करते हैं, हम बात करते हैं असेट्स है, मशीन्स है, इक्विपमेंट्स है, टूल्स है, तो ऐसे टूल्स, इक्विपमेंट्स, ओके, मशीन्स, ऐसे पे जो है बेसिकली क्या है 12% का टैक्स लेता है। ओके, या हमारे घर में जो वॉशिंग मशीन है जो हमारा नीड है, ओके, जो फ्रिज है तो फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ऐसे पे 12% ही लेता है। लेकिन अगर हम बात करें थोड़ा लग्जरियस, अब लग्जरियस में जैसे अगर हम बात करते हैं कार की, अब हम कार खरीद रहे हैं, ओके, मतलब लाइबिलिटीज, अगर असेट्स है 12%, अगर लाइबिलिटीज है लाइक कार या कोई भी लग्जरियस आइटम, क्या है लग्जरियस आइटम्स है, तो उस का कितना 18% का टैक्स इम्पोज होता है जीएसटी। और अगर हम बात करेंगे जो इंजूरियस फॉर हेल्थ, जो हमारे हेल्थ के लिए इंजूरियस है, तो इंजूरियस फॉर हेल्थ है, जैसे एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं सिगरेट है, ओके, या टोबैको है, जो भी टोबैको प्रोडक्ट है, टोबैको मेड प्रोडक्ट जो भी होगा, सिगरेट होगा, जो हमारे इंजूरियस फॉर हेल्थ है उस पर बेसिकली ज़्यादा टैक्स 28% का स्लैब होता है जीएसटी। तो ये भी याद रखना, ये भी कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। तो जो टैक्स जीएसटी का जो स्लैब है वो 5%, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। क्लियर? समझ गए ना? गुड। तो लग्जरियस आइटम्स 18%, ओके। असेट्स, जो भी असेट्स मशीन होगा 12%, एडिबल आइटम्स जो पैकेट्स में है 5%, जो खुला जैसे बोलते हैं ना कि जो नापते या माप या तौल के बेचते हैं, ओके, जो तौलते हैं वेट करके बेचते हैं उसको नो जीएसटी, जैसे राइस पल्स। ओके, नेक्स्ट है एक्साइज ड्यूटी, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है, मैं बता चुका हूँ फिर भी। एन एक्साइज ड्यूटी इज अ टाइप ऑफ टैक्स चार्ज ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन दी कंट्री। हमारे देश के अंदर जो भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, जो भी गुड्स बन रहा है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, उस पर जो टैक्स पे करते हैं दैट इज द वर्ड एक्साइज ड्यूटी। अनदर नेम ऑफ दिस टैक्स इज व्हाट, सेनवैट। सेनवैट का मतलब होता है, सेन मीन्स सेंट्रल, क्या सेंट्रल, वैट मीन्स तो वैल्यू एडेड टैक्स। तो एक्साइज ड्यूटी नॉर्मली क्या है, ये फिनिश्ड गुड्स, जो भी कंपनी गुड्स को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उस गुड्स पे इम्पोज करते हैं एक्साइज ड्यूटी। सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स इज अ टैक्स इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड इन इंडिया। अब बहुत सारे सर्विसेज है, द सर्विसेज प्रोवाइडेड, जैसे एग्जांपल के लिए यू आर गोइंग टू रेस्टोरेंट, यू आर गोइंग टू होटल्स एंड एट देयर यू आर पेइंग द tax, that is the word service tax. The service provider collects the tax and pays the same of the government. It is charged on the all services except the services in the negative list of services. कुछ ऐसे सर्विसेज है जो नेगेटिव लिस्ट में है, ओके। तो ये हो गया सर्विसेज टैक्स। इवन पता है सर्विसेज टैक्स जो है ना, कभी कभी, अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, समझ जाइए। ये जो सर्विसेज टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन एक ऐसे सर्विस टैक्स है जिसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। आप बोलेंगे वो कैसा सर्विस टैक्स है? ओके, द एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, तो गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है उसको एनुअली सर्विस टैक्स पे करना पड़ता है, बिकॉज दे आर डूइंग दी सर्विसेज। अब मान लीजिए कि मैं भी क्या है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे भी क्या है कि सर्विस टैक्स पे करना पड़ता है। तो एक्चुअली हम बोल सकते हैं द सर्विसेज टैक्स इम्पोज्ड ऑन द एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट सर्विस टैक्स कम्स अंडर डायरेक्ट टैक्स। लेकिन अगर हम सर्विस ले रहे हैं होटल में, अब देखिए नॉर्मल होटल जो है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो क्या है 5 स्टार होटल है, 7 स्टार होटल है, उसमें बहुत सारे टैक्स इम्पोज करना पड़ता है, तो वो टैक्स क्या है आपका सर्विस टैक्स है, ओके।
चलिए, द लास्ट वन इनडायरेक्ट टैक्स इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो नॉर्मली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज एन वैल्यू एडेड इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई पे होता है। इट हैज रिप्लेस्ड मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस laws that previously excised in duty, so excised in India. It is one indirect tax for the entire country. ये पूरे देश के लिए एक जैसा है। जैसे मैंने बताया ना कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोल का प्राइस 90 रुपीज़ कर दिया है तो ये सारे स्टेट में, ईच एंड एवरी स्टेट में 90 रुपीज़ ही होना चाहिए। जो कि अभी पेट्रोल का प्राइस अलग अलग स्टेट में जो है वो अलग अलग रेट है, अलग अलग प्राइस है। वाई? बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट उस पर वैट लगा दिया है। तो ये समझिए कि स्टेट गवर्नमेंट वैट लगा दिया है। अगर पेट्रोल पे भी जीएसटी इम्पोज हो जाएगा, जीएसटी इम्पोज हो जाएगा तो पूरे कंट्री में जो है इसका प्राइस सेम हो जाएगा। तो दैट, हाँ वही है कि इट इज वन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द एंटायर कंट्री। इट रिमूव द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन द सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जो ने बताया कि वैट में क्या होता है, कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, उसी के ब्रेक करने के लिए, उसी को तोड़ने के लिए जीएसटी लाया गया है। आई बात समझ में? एक्चुअली हम जीएसटी की कुछ बात करते हैं तो जो जीएसटी है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में पूछा भी है, विच वन इज द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज द जीएसटी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे पहले कौन सा देश है जो जीएसटी इम्पोज किया था? तो आंसर होगा फ्रांस। तो फ्रांस इज द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज द जीएसटी। तो जीएसटी को इम्पोज करने वाला पहला देश फ्रांस है। अगर हम बात करेंगे कि इंडिया में कौन सा स्टेट पहला है, विच वन इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्पोज द जीएसटी इन इंडिया, आंसर मस्ट बी आसाम। याद रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। आसाम इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्पोज द जीएसटी इन आवर कंट्री। तो आसाम पहला स्टेट है जो जीएसटी इम्पोज किया है। पहला कंट्री फ्रांस। क्या बात है, आप आंसर बता भी दिए दीपांशु, क्या बात है, गुड। तो आपको पता था नहीं दीपांशु? चलिए, अच्छी बात है। सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी। 3 टाइप के जीएसटी आप देखते हो। CGST मीन्स क्या होगा? सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। आप बोलोगे सर ठीक है, सेंट्रल जीएसटी मीन्स व्हाट, कि जो जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्पोज किया, ठीक है, वो सेंट्रल जीएसटी। जो जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट ने इम्पोज किया, हम उसे बोलेंगे स्टेट जीएसटी। लेकिन विद इन द स्टेट एंड विद इन द कंट्री हम बात कर रहे हैं IGST क्या होगा? तो बिटवीन द 2 स्टेट, अगर मान लो कि एग्जांपल के लिए कि पोटैटो, अब पोटैटो जो है बेसिकली यूपी में, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा पोटैटो जो है वो इंडिया में कौन से स्टेट में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। अगर हम अनियन की बात करेंगे तो महाराष्ट्र हो जाएगा। तो आप मान लो कि पोटैटो जो है वो प्रोड्यूसर स्टेट है उत्तर प्रदेश। अब ये जो है पोटैटो अगर मान लो महाराष्ट्र में गया तो ऑफकोर्स यहाँ पे बिटवीन दी 2 स्टेट्स, अब इस पे जो टैक्स इम्पोज होगा, जीएसटी इम्पोज होगा, सो सच काइंड ऑफ द जीएसटी इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड या इंटर स्टेट जीएसटी। इंटर स्टेट जीएसटी, ओके, बिटवीन दी स्टेट्स। विद इन दी स्टेट, स्टेट जीएसटी। बिटवीन दी स्टेट्स, ओके, तो क्या हो जाएगा? इंटर स्टेट जीएसटी। और विद इन द कंट्री सेंट्रल जीएसटी, CGST। तो हम देखते हैं CGST कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एन इंट्रा स्टेट सेल विद इन महाराष्ट्र। तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। SGST कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन एन इंट्रा स्टेट सेल, मतलब विद इन द महाराष्ट्र ही। आप बोलोगे सर यहाँ भी विद इन द महाराष्ट्र है, यहाँ भी विद इन द महाराष्ट्र है, ऐसा कैसे आपने बोल दिया?
यहाँ पे विद इन द महाराष्ट्र है और यहाँ पे विद इन द महाराष्ट्र ही है। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि आप महाराष्ट्र स्टेट है तो बात करें महाराष्ट्र स्टेट की सेल की, तो ऑफकोर्स वहाँ पे जो गुड्स और सर्विसेज का सेल हुआ है तो महाराष्ट्र से सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रहा है, न कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट कलेक्ट कर रहा है। अगर महाराष्ट्र स्टेट से अगर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा तो हम बोलेंगे SGST। अब हम बात करें IGST कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंटर स्टेट सेल, जैसे महाराष्ट्र टू तमिलनाडु। समझ गए? क्लियर ना GST? ओके, नाउ अब देखो इट इज डिवाइडेड इनटू 5 टैक्स स्लैब्स फॉर कलेक्शन। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 0%, तो जो नीडी प्रोडक्ट है, नेसेसिटीज है, बेसिक प्रोडक्ट्स है, बेसिक हमारा नीड्स है, तो बेसिक नीड्स पे जो है टैक्स 0% है, तो उसे हम बोलेंगे 0% में आता है। 5% स्लैब बता दिया हूँ। पैकेट्स, एडिबल गुड्स, जैसे हमारा क्या है वाटर जो है, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं वाटर, ओके, या हम मिल्क लेते हैं। 12% जो भी असेट्स है, 18% जो भी लाइबिलिटीज है, लग्जरियस आइटम्स है, एंड 28% इंजूरियस आइटम्स। तो एज पर आर्टिकल 279A(1) of the amended constitution, the GST council has to be constituted by the president within 60 days of the commencement of article 279। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, 279 आर्टिकल है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है कि ए में जो है बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया है, इसको संशोधन किया गया है, इसको अमेंड किया गया है, उसमें ऐड किया है कि जीएसटी जो है एक्चुअली हमारा अभी कॉन्स्टिट्यूशनल टैक्स हो गया। जीएसटी बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशनल टैक्स बिकॉज दिस इज द वर्ड। एक्चुअली जीएसटी को इम्पोज करने के लिए जो है इसको हम बोलते हैं कि रिजिड प्रोसीजर को फॉलो किया गया। रिजिड प्रोसीजर ये क्या है, ये आप पढ़ेंगे पॉलिटी में। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि 279A में जो स्लैब रखा है वो आपको बता दिया हूँ। सो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 279A देयर शुड बी अ जीएसटी काउंसिल। एक जीएसटी काउंसिल होगा। क्या होगा? एक जीएसटी काउंसिल होगा। ओके, अगर हम बात करें 280 में, फिर क्या है 280 में? क्या है? इन आर्टिकल 280 देयर शुड बी अ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के लिए जो है आर्टिकल 280, ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। एनीवे, तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन होना चाहिए। तो बेसिकली जो प्रेसिडेंट जो है बेसिकली विद इन द 60 डेज ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द आर्टिकल 279, जो आर्टिकल 279A जो कमिटमेंट हुआ उसके 2 महीने के अंदर प्रेसिडेंट जो है ना वो क्या बनाया? जीएसटी काउंसिल बनाया। जीएसटी काउंसिल बनाया। तो बेसिकली जीएसटी काउंसिल किसने बनाया है? मीन्स हु कॉन्स्टिट्यूटेड द जीएसटी काउंसिल? ऑफ कोर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड ऑल द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस काउंसिल के जितने भी मेंबर्स हैं, ऑल द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। रिमेंबर इट। तो इसके सारे मेंबर्स को भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करता है। तो जीएसटी काउंसिल which will be joint forum of the central and the state government shall consist of the following members। नॉर्मली एक होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, इसका चेयरपर्सन होगा। जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन तो क्या होगा? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, निर्मला सीतारमन है अभी। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। आप देखो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो फाइनेंस का है ये आप पढ़ेंगे पॉलिटी में। बेसिकली जो मिनिस्टर्स होता है समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, समझ जाएंगे। मिनिस्टर्स 3 टाइप्स का होता है। एक होता है, इसे बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। दूसरा होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। एंड थर्ड होता है डेप्यूटी मिनिस्टर।
बेसिकली मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करता है। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट assist the cabinet minister because cabinet ministers are the core of the ministries and they are the policy maker। तो नॉर्मली जो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ये होता है कैबिनेट मिनिस्टर और ये पॉलिसी मेकर होता है। अब इसको असिस्ट कौन करता है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो ये याद रखिए कि द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ द रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस, ये मेंबर है इसका। नेक्स्ट है द मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये समझ लीजिए इतने मेंबर्स जो है वो एक्चुअली जीएसटी काउंसिल का मेंबर होता है ये सब। ओके, हालांकि ये सब नहीं पूछेगा फिर भी मैं आपको बता दिया हूँ। ओके, नेक्स्ट है सेस एंड सरचार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैं बता देता हूँ कि जो टैक्स के अलावा, टैक्स के बाद भी, एक मिनट क्या हो गया, सेस एंड सरचार्ज। तो टैक्स के अलावा जो एक्स्ट्रा amount has to pay the government, simple। so after the tax the amount is to be paid to the government, that is called the what, सेस और सरचार्ज। तो नॉर्मली क्या है कि जो टैक्स दे रहा है, जैसे मान लो कि एक कंपनी है वो 30% तो गवर्नमेंट को टैक्स दे ही रहा है, लेकिन उसके एक्स्ट्रा उस पर टैक्स इम्पोज करते हैं, उससे एक्स्ट्रा अमाउंट उस पर इम्पोज करते हैं, सो दैट इज दी सेस और सरचार्ज। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कि एक कंपनी है जिसका 5 करोड़ रुपीज़ जो है वो इनकम है ईयरली, तो आपको उसके लिए बोला गया है कि 5 करोड़ रुपीज़ है। जैसे मैंने बताया ना आपको कि अगर जिसका इनकम 20 लाख से ज़्यादा होगा पर एनम तो वो कितना करेगा, 30% पे करेगा, ठीक है। अच्छा, जिसका 20 लाख है वो भी 30% ही पे कर रहा है, और जिसका 5 करोड़ है वो भी 30% ही कर रहा है। जरा सोचिए आप, अब जिसका क्या है कि 100 करोड़ है वो भी 30% ही पे कर रहा है। इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे तो प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब जिसका 20 लाख रुपीज़ है वो भी 30% पे कर रहा है, जिसका 5 करोड़ है वो भी 30% पे कर रहा है, जिसका 100 करोड़ है एनुअली इनकम वो भी 30% ही पे कर रहा है। ओके, देन अब देखो गवर्नमेंट क्या करता है, जिसके पास ज़्यादा इनकम है उससे और एक्स्ट्रा अमाउंट लेता है, इसको बोलते हैं ठीक है, क्योंकि आप ओके, तो मैं ये बता रहा था कि एक्चुअली जो 20 लाख रुपीज अर्न कर रहा है एनुअली इनकम है वो भी 30%, जो 5 करोड़ अर्न कर रहा है वो भी 30%, और जो 100 करोड़ अर्न कर रहा है वो भी 30%। तो अभी जो 100 करोड़ है उस पर गवर्नमेंट एक्स्ट्रा चार्ज इम्पोज करता है, जैसे 12% एक्स्ट्रा चार्ज इम्पोज कर दिया। सो दिस एक्स्ट्रा चार्ज आफ्टर द टैक्स इज कॉल्ड द सरचार्ज। अब हम बात करें कि सरचार्ज और सेस में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सरचार्ज एंड सेस।
दोनों देखो, सेस भी एक सरचार्ज ही है, सेस भी क्या है, एक्स्ट्रा चार्ज है। सेस इज ऑल्सो द एक्स्ट्रा चार्ज एंड सरचार्ज इज ऑल्सो द एक्स्ट्रा चार्ज, बट दोनों में डिफरेंस है। कलेक्टेड फ्रॉम द फील्ड तो क्या है, जिस फील्ड से वो कलेक्ट करेगा उसी फील्ड से जो है, उसी फील्ड में उसको स्पेंड करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लाया उड़ान, क्या लाया, उड़ान। अब ये जो उड़ान जो है एक प्रोग्राम लाया, उड़े देश के आम नागरिक, उड़े देश के आम नागरिक एक प्रोग्राम लाया। अब ये प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने बोला कि जो लोग गरीब है या जो लोग जो है फ्लाइट का जो उसका जो प्राइस, फ्लाइट का जो टिकट है वो लोग बुक नहीं कर सकता है या उतना वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उसके अफोर्ड बनाने के लिए गवर्नमेंट उस पर जो है सब्सिडीज देता है। क्या देता है, सब्सिडीज देता है। स्पेशली जो है डोमेस्टिक फ्लाइट में, जो डोमेस्टिक प्लेन है, डोमेस्टिक फ़्लाइट है, तो उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देता है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, ये उड़ान स्कीम, उड़े देश के आम नागरिक, जो नॉर्मल लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो लोग भी जो है फ़्लाइट से सफ़र कर सकता है, जर्नी कर सकता है, तो उनको थोड़ा सब्सिडी देता है। तो अब गवर्नमेंट ये प्लान को सक्सेस करने के लिए जो भी एब्रॉड, जो भी एब्रॉड की बात करें, एब्रॉड जाने वाले जितने भी पैसेंजर्स हैं या जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट है, उस पर एक्स्ट्रा चार्ज इम्पोज कर दिया। तो एक्स्ट्रा चार्ज इज इम्पोज्ड ऑन द इंटरनेशनल फ्लाइट टू ओवरकम द सब्सिडी ऑन द उड़ान स्कीम और डोमेस्टिक फ़्लाइट। तो डोमेस्टिक फ़्लाइट में सब्सिडी देने के लिए एब्रोड का जो इंटरनेशनल फ़्लाइट है उस पर एक्स्ट्रा चार्ज इम्पोज कर दिया है, तो उसे हम सेस बोलेंगे। आपने क्या देखा कि जो एयर है, जो एरोप्लेन है, जो फ्लाइट है, उससे टैक्स कलेक्ट करता है और उसी फील्ड में उस टैक्स को स्पेंड भी करता है। तो ऐसे हम टैक्स को क्या बोलेंगे, सेस बोलेंगे। क्लियर। लेकिन सरचार्ज जो है वो कलेक्ट जो है किसी भी फील्ड से कर सकता है और ये किसी और फील्ड में भी, मतलब सरचार्ज कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम एनी फील्ड एंड द गवर्नमेंट कैन स्पेंड द सरचार्ज इन एनी फील्ड। तो उसमें कोई किसी तरह का बैरियर नहीं है। तो सेस में बैरियर है कि उसी फील्ड में खर्च करना पड़ेगा, सरचार्ज में बैरियर नहीं है, किसी फील्ड में खर्च कर सकता है। तो मेरे ख्याल से सरचार्ज और सेस समझ में आ गया, वही लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा, मैं भेज दूंगा। दिस इज सरचार्ज ओनली। तो हमारा लेक्चर हो ये फिनिश हो गया है। ये जो नोट्स है मैं सेंड कर दूंगा सिद्धार्थ सर को, वो आपको दे देंगे। ओके।